Hello students, welcome back. I am CA Pramod Patipati and you are watching CA Final Financial Reporting Classes. तो आज हम एक न्यू इंडेक्स चालू करने वाले दैट इज इंडेक्स 41 दैट इज एग्रीकल्चर राइट। इसकी जो लास्ट चैप्टर था वो था 103 हमने डिटेल में कंप्लीट किया अलोंग विद द क्वेश्चंस। फिर उसके बाद उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन राउंड अबाउट 20 लेक्चर्स है। 20 लेक्चर्स इन द सेंस 20 लेक्चर्स बहुत ज़्यादा न मत समझना, उसमें 1 घंटे का है, फिर उसके बाद 45 मिनट्स का है। राउंड अबाउट आप देखोगे तो फिर 13 to 15 आवर्स में पूरा 103 कंप्लीट किया है। जाके देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आज हम शुरू करने वाले इंडियाज 41 दैट इज एग्रीकल्चर। चलो, इंड एएस 41 एग्रीकल्चर। पहले कभी सुना है कोई एएस में वगैरह कुछ? ये इंडेस, इंडेस ने सॉरी एग्रीकल्चर के रिलेटेड कोई एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ, चैप्टर हुआ, ऐसा कोई सुना है क्या कभी? हम्म। व्हाट्सएप। एग्रीकल्चर के रिलेटेड कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, फिर उसके बाद कुछ चैप्टर हो, चैप्टर इन द सेंस अकाउंट्स में, हाँ अकाउंट्स में कोई चैप्टर हो, कभी सुना होगा। है तो था क्या कभी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी नहीं था आई गेस, चैप्टर में भी नहीं नहीं था। था। तो सबसे पहले फर्स्ट इंड एएस ऑन एग्रीकल्चर, जहाँ पे जो बिजनेसमैन से या फार्मर से या फिर जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन से जिसके एग्रीकल्चर का बिजनेस है, उनको ये बताता है कि एग्रीकल्चर का जो भी होगा, यानी कि अभी आगे पढ़ेंगे क्या क्लासिफिकेशन है वगैरह सब कुछ, उसको कैसा अकाउंटिंग करना है, उसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है, कौन से वैल्यू में दिखाना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद रिपोर्टिंग डेट इन द सेंस एज ऑन ईयर एंड के टाइम पे 31 मार्च के टाइम पे उसको कौन सा वैल्यू में हम बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए। फिर उसके बाद इसके बारे में डिस्क्लोजर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम ये इंडियस 41 में सीखेंगे, दैट इज एग्रीकल्चर। ठीक है, क्या क्या देखेंगे हम? सबसे पहले देखेंगे कि एट व्हाट वैल्यू दिस एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का बाइफरकेशन लिख देता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली मैं, क्योंकि उनका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा मैं। एक होता है बायोलॉजिकल एसेट एंड एक और होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट। फिर उसके बाद सेम एट व्हाट वैल्यू, कौन से वैल्यू में हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। देन उसके बाद एट व्हाट वैल्यू एट रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट यानी क्या? 31 मार्च, हाँ, ईयर एंड। एंड व्हाट आर द की डिस्क्लोजर्स, की डिस्क्लोजर्स क्या क्या देते हैं हम, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो तीन चार चीजें क्लियर है कि बैलेंस शीट में कम प्रेजेंट करना चाहिए, फिर उसके बाद कौन से वैल्यू में प्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, इनिशियली ये तो है, इनिशियली इनिशियली कब कैसे अब कौन से वैल्यू में प्रेजेंट करना चाहिए। रिपोर्टिंग डेट यानी 31 मार्च को कौन से वैल्यू में प्रेजेंट करना चाहिए, और उसका की डिस्क्लोजर्स क्या है एग्रीकल्चर का, वो देखते हैं। पहले एग्रीकल्चर का ये सारी चीजें देखते हैं, वो तो देखेंगे, बट पहले समझ लेते हैं कि एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर का कितना बाइफरकेशंस है, या स्कोप बोलूं मैं, स्कोप ऑफ दिस स्टैंडर्ड। हम इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में कितने चीजों के बारे में पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे, एक होता है बायोलॉजिकल एसेट, बायोलॉजिकल एसेट। एक होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस,
एंड अदर वन वुड बी गवर्नमेंट ग्रांट्स। यानी क्या, एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो गवर्नमेंट ग्रांट्स है ना, उसके रिलेटेड पढ़ाई करेंगे हम। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट्स को तो हम इंडिया 20 तो देख के आए ना सर, कि क्या होता है इंडिया 20 में गवर्नमेंट ग्रांट्स को कैसे अकाउंट फॉर करना है। बट यहाँ पे क्या है ना, हम एग्रीकल्चर में एक स्पेसिफिक प्रोविजन पढ़ेंगे विच इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट ग्रांट्स। और ये जो है ना, ये इंडेक्स 41 में डील करेंगे। मैंने शायद से इंडेक्स 20 में स्पेसिफिकली बताया था कि अगर जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी क्या बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट होगा, एग्रीकल्चर रिलेटेड गवर्नमेंट ग्रांट होगा, तो उस केस में हम कहाँ पे पढ़ेंगे, इंडेक्स 41 में, राइट। तो फिर यहाँ पे वो पढ़ने वाले हैं। देन कम्स दी बायोलॉजिकल एसेट। अब बायोलॉजिकल एसेट क्या होता है, वॉट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल एसेट? बायोलॉजिकल एसेट इज नथिंग बट लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके मतलब समझा नहीं सर? बायोलॉजिकल एसेट यानी क्या, लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब यहाँ पे एग्जांपल दूं तो मैं स्टिकर के साथ देता हूँ। आ रहा है कि नहीं है? अगर ये देखो देखोगे, ये जो काव है ना, काव, काव का डेयरी है, काव है, और काव का शेड भी होता है किसी के पास, जो जो दूध बेचते हैं ना, उनके लिए ये क्या है, दिस इज बायोलॉजिकल एसेट विच इज लिविंग एनिमल, राइट। ये काव जो है ना, दिस इज नथिंग बट लिविंग एनिमल। बट ये काव से जो ये आ जाएगा, क्या आएगा सर? काव से जो मिल्क निकालेंगे हम नहीं, जो भी फार्मर है या फिर जो भी जो काव को मेंटेन कर रहा है, तो वो मिल्क जो निकालेंगे उसको हम प्यार से बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। उसको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, राइट। अगर समझो एग्जाम्पल के लिए कोई भी झाड़ समझो, झाड़ इन द सेंस कोई भी ट्री, ठीक है, जिससे हमें कुछ प्रोड्यूस मिल रहा है, राइट। तो फिर यहाँ पे वो जो ट्री है ना, ट्री इज नथिंग बट माई बायोलॉजिकल एसेट। क्या है मेरा बायोलॉजिकल एसेट? और उससे जो मुझे प्रोड्यूस मिल रहा है, ठीक है, उससे जो प्रोड्यूस मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं हम? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इसका बहुत सारा क्लासिफिकेशन दे के रखा है मैंने। यहां तक समझ में आया कि बताओ? तो बायोलॉजिकल एसेट नथिंग बट लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है ना, उनसे जो प्रोड्यूस मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो आ जाओ, तुम्हें बताता हूँ कि एग्रीकल्चर, बायोलॉजिकल एसेट्स में क्या क्या आएगा, एग्रीकल्चर इसमें क्या क्या आएगा, और उसके बाद जो प्रोसेस गुड से क्या क्या आएगा। तो सिंपली अगर बताऊं मैं एग्जांपल के लिए, बायोलॉजिकल एसेट में जो इंडेक्स 41 में कवर होगा, बायोलॉजिकल एसेट्स हम पढ़ने वाले इंडेक्स 41 में, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो पढ़ने वाले हम इंडेक्स 41 में। तो यहाँ पे जो बायोलॉजिकल एसेट्स है वो क्या क्या होते हैं, एग्जाम्पल मैंने तो काव का दे दिया ऑलरेडी। काव से जो मिल्क निकालेगा, व्हेन द काव इज मिल्क्ड, यानी उससे जो मिल्क निकालेगा, वो क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ये मिल्क जो है ना, मिल्क कन्वर्ट होता है योगर्ट में, चीज में, बटर में, बहुत सारी चीजों में कन्वर्ट होता है, राइट। ये कन्वर्ट कैसा होगा? आफ्टर प्रोसेसिंग, राइट। ये जो मिल्क है ना, मिल्क को हम प्रोसेस करते हैं पहले, और प्रोसेस करने के बाद एडिशनल प्रोसीजर्स लगाएंगे, विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज नेचुरल प्रोसीजर। बट वो इंडेस 41 में कवर नहीं होगा, ये कवर होगा इंडेस 2 में। कहाँ पे कवर होगा? इंडेस 2 में कवर होगा, ठीक है। तो जब तक वो जो प्रोड्यूस है निकालता, जो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है निकालता नहीं, राइट, समझो एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, पॉइंट हार्वेस्ट यानी क्या? काव है, काव से मिल्क निकाला, राइट। क्या किया हमने? काव से मिल्क सेपरेट किया, तो इसको बोलते हैं हार्वेस्ट, राइट। इन जनरल वर्ड्स, टिल द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और इसको ऊपर इंडेक्स 41 रहेगा। उसके बाद उसके ऊपर जो भी प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग एडिशनल प्रोसीजर, उसका जो है ना इंडेक्स 2 रहेगा, उसके ऊपर इंडेक्स 41 नहीं लगेगा। समझो फॉर एग्जांपल शुगर केन प्लांट, शुगर केन जो उगाते हैं ना, प्लांट मत बोलो, शुगर केन, ठीक है, शुगर केन जो उगाते हैं। अब ये जो शुगर केन है ना, दिस इज दिस इज बायोलॉजिकल एसेट। शुगर केन जो है, ये बायोलॉजिकल एसेट है, ठीक है। उससे जो है ना, उससे जो निकलेगा, जो शुगर केन का अपना प्रोड्यूस निकालता है, जो काटते हैं हम शुगर केन को, जो रॉ शुगर रहता, वो उसको क्या बोलते हैं हम? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, राइट। उससे जो भी शुगर बनेगा, फिर गुड़ बनेगा, गुड़ इन द सेंस जैगरी, ये बनेगा, तो फिर ये क्या है? इंडेक्स 2 में कवर होगा, इंडेक्स 41 में नहीं आएगा। जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसके ऊपर जो एडिशनल प्रोसीजर्स लगा के हम करते हैं ना, जो भी प्रोड्यूस निकलेगा उसके बाद, उसके ऊपर इंडेक्स 41 नहीं एप्लीकेबल होगा। टिल द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, टिल द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट हम क्या बोलेंगे? उसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बोलेंगे, एंड इट विल बी कवर्ड अंडर इंडेक्स 41, राइट। शिप्स, शिप्स से क्या बनेगा? वुल, ठीक है, और यार्न एंड कारपेट्स, राइट। तो फिर शिप्स जो है मेरा बायोलॉजिकल एसेट है, उससे जो मिलेगा
वुल वो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एंड कारपेट्स एंड यार्न जो है ना ये प्रोसेस्ड गुड्स है जो इंडेक्स टू में कवर होगा। अब एक और चीज है, बेरर प्लांट का टर्म मुझे ये बताना है क्या बोलता है, डेफिनेशन बताना है। बस इतना यहाँ तक समझ में आया, क्या बताओ? इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। ठीक है। यस सर। बायोलॉजिकल एसेट समझ में आया, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस समझ में आया, और गवर्नमेंट ग्रांट्स को तो पढ़ेंगे, बट गवर्नमेंट ग्रांट जो है ना ये रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसेट एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है। बायोलॉजिकल एसेट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये दोनों के रिलेटेड जो है वो इंडेक्स 41 में कवर होगा। ठीक है। बायोलॉजिकल एसेट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट ग्रांट है वो हम कहाँ पे देखेंगे, इंडेक्स 41 में देखेंगे। अदरवाइज देन दैट, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर हुआ, समझो लैंड है, लैंड के लिए मुझे क्या मिला, गवर्नमेंट ग्रांट मिला, ये सब जो है ना हम इंडेक्स 20 में देख चुके हैं। राइट। तो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल एसेट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, क्या, बायोलॉजिकल एसेट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रिलेटेड जो भी ग्रांट्स मिलेंगे वो हम इंडेक्स 41 में देखेंगे। अदरवाइज जो भी है वो इंडेक्स 20 में देख चुके हैं। otherwise than above will be covered in Ind AS 20। राइट। ये हमने स्कोप देख लिया कि इस स्टैंडर्ड में क्या क्या पढ़ने है, बायोलॉजिकल एसेट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है। एक और चीज देखते हैं, क्या चीज देखना है, आउट ऑफ स्कोप ऑफ Ind AS 41, यानी क्या है, कौन से चीजें यहाँ पे कवर नहीं होता है। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल एसेट हमने तो देख लिया, मेन क्लासिफिकेशन देख लिया, बायोलॉजिकल एसेट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और गवर्नमेंट ग्रांट्स, ये तीन तो यहाँ पे कवर हो गए, बाकी का जो है ना आउट ऑफ स्कोप है। बट स्पेसिफिकली कुछ कुछ ऐसे चीजें लगते हैं हमें, क्या, गवर्नमेंट सॉरी लगते हैं हमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रिलेटेड ए इंड एस 41 में होना चाहिए, बट वो इंड एस 41 में नहीं होते, वो अदर स्टैंडर्ड्स में होते हैं। ऐसे कौन से चीज है, सबसे पहले वाला, लैंड ऑन विच biological asset is grown or produced, यानी क्या, नहीं समझा सर। सबसे पहले देखो, जब भी अगर देखोगे जो अपना सीजनल्स ये होते हैं, सीजनल वीट हुआ, फिर उसके बाद मेज हुआ, ये सारी चीजें जो है ना ये लैंड के ऊपर उगाया जाता है। राइट। फार्मिंग के लिए स्पेसिफिक लैंड होता है और उसके ऊपर उगाया जाता है। राइट। अब ये जो लैंड है नीचे जो जिसके ऊपर ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट, यहाँ पे आ जाओ, इसकी एग्जाम्पल से बताता हूँ। ये समझो लैंड है, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ क्योंकि फार्मिंग लैंड जो है ना कुछ ऐसे ही होता है। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्रॉप्स उगते हैं। राइट। ये यहाँ पे क्रॉप उगता है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल एसेट। ठीक है। इसको काटने के बाद जो भी आएगा इसको बोलते हैं हम अप टू द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, इसको क्या बोलते हैं, हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बोलते हैं। राइट। ये दोनों कहाँ पे कवर होगा, ये दोनों हम क्या कवर करेंगे, इंडेक्स 41 में कवर करेंगे। बट यहाँ पे जो लैंड है, यहाँ पे जो लैंड है ना ये वाला लैंड इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ इंडियस। एक्सक्लूडेड इन द सेंस, ये जो लैंड है दिस विल बी डेल्ट, कहाँ पे पढ़ा था लैंड के रिलेटेड, कौन से इंडियस में पढ़ाया था, लैंड का अकाउंटिंग कैसा होगा। हम्म।
फिर से बोलो आराम से। हम्म। इंडिया 38 इंटेंजिबल एसेट्स। नहीं नहीं, लैंड लैंड के बारे में, टेंजिबल असेट्स के बारे में बात कर रहा है। जो लैंड है ना, लैंड लैंड इज अ टेंजिबल असेट ना, हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं लैंड को। तो इंडिया 16 में पढ़ा था ना, प्रॉपर्टी, यस। प्लांट एंड इक्विपमेंट, बरोबर। हम यहाँ पे जो लैंड है वो अकाउंट ही करेंगे एज पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बट उसके ऊपर जो उगा रहे हैं ना क्रॉप्स वगैरह सब कुछ, वो क्या होगा, जब तक उगता रहेगा उसको बायोलॉजिकल एसेट बोलेंगे, फिर उसके बाद उसको काटने के बाद उसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बोलेंगे, राइट। बट ये जो लैंड है, लैंड को अकाउंट फॉर करेंगे हम एज पर इंडिया 16, राइट। पहला चीजें हो गया। फर्स्ट फर्स्ट एक्सक्लूजन समझा क्या? बोलो। यस सर। हम्म, चलो। अब क्या है, intangibles related to production of biological asset और, यानी इसका मतलब क्या है सर, व्हाट यू मीन बाय दिस? इसका मतलब मैं सिंपली ये बता रहा हूँ कि ये जो है ना, समझो मुझे काव का शेड लगाना है, राइट। काव का शेड लगाना है। अब पता नहीं मुझे कि लाइसेंस लगता है या नहीं लगता है, क्योंकि काउस को हमें मेंटेन करने कुछ लाइसेंस लगता होगा, राइट। अब ये लाइसेंस है, ये लाइसेंस जो भी है वो मेरा क्या है, इंटेंजिबल है, बरोबर। जो मेरा काउस है दैट इज अ बायोलॉजिकल एसेट, उससे जो मिल्क वगैरह निकालेंगे वो क्या होगा, मेरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। बट यहाँ पे उन सबको करने सबसे इनिशियली मुझे क्या लगेगा, लाइसेंस लगेगा, बरोबर। लाइसेंस लगेगा। लाइसेंस इन द सेंस, मैं ये छोटे लेवल में नहीं बात कर रहा हूँ, एट अ लार्ज स्केल। लार्ज स्केल मतलब समझो, यहाँ पे अमूल डेयरी है समझो, और उनके पास काउस जो है उनको जो मेंटेन करने कुछ लाइसेंस तो लगता होगा ना, राइट। तो फिर वो जो लाइसेंस है वो इंटेंजिबल माना जाएगा, राइट। वो लाइसेंस को तो इंटेंजिबल बोलेंगे हम। और वो इंटेंजिबल जो है ना विल बी कवर्ड अंडर इंडेस 38, राइट। कहाँ पे कवर होगा, इंडेस 38। और यहाँ पे इंडेस 41 में हम देखेंगे नहीं, इंडेस 41 में हम इसको अकाउंट फॉर नहीं करेंगे, हम इंडेस 38 में इसको अकाउंट फॉर करेंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है? दो चीजें समझा, दो एक्सेप्शंस इन द सेंस, जो जो विच आर आउट ऑफ स्कोप ऑफ इंडिया 41, दैट इज लैंड एंड इंटेंजिबल असेट। ठीक है। एक और चीज समझो, राइट टू यूज assets which are covered under 116 leases, 116 that is leases। इसका मतलब क्या हुआ सर, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? राइट टू यूज असेट कब क्रिएट होता है, जब भी कोई भी लैंड ले रहा हूं मैं, लीज में, लीज में लैंड ले रहा हूं। इन फ्यूचर पेमेंट हम क्या करेंगे, उसको लीज रेंटल पे करेंगे, और वो लीज रेंटल को डिस्काउंट करके हम एज ए आरओयू हम रिकग्नाइज करते हैं इन द बुक्स ऑफ लेसर या लेसी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट टू यूज असेट है, उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, जो लैंड है राइट टू यूज है, उसके ऊपर हम क्रॉप्स वगैरह बढ़ा रहे हैं, यानी कि क्रॉप्स वगैरह हम कल्टीवेट कर रहे हैं। तो इस केस में क्या है, जो लैंड वगैरह है ना, जो राइट टू यूज है, दिस राइट टू यूज विल बी डेल्ट एज पर इंडेक्स 116, दैट इज लीजेस। समझा क्या बोला? क्या, जो दिस राइट टू यूज असेट जो है ना वो 116 के हिसाब से हम अकाउंट फॉर करेंगे, इंडेक्स 41 में अकाउंट फॉर नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, तो क्या हुआ, बेरर प्लांट्स करके कुछ पढ़ा था हमने, कहाँ पे, इंडिया 16 में। अभी फिर से डेफिनेशन पढ़ा था उसका। बट ये जो बेरर प्लांट्स है दिस आर आउट ऑफ स्कोप ऑफ इंडिया 41, क्योंकि ये बायोलॉजिकल असेट नहीं है, ये बेरर प्लांट्स है। अब बेरर प्लांट्स बोला तो क्या है सर, व्हाट डू यू मीन बाय बेरर प्लांट्स? सबसे पहला, बेरर प्लांट्स एग्जाम्पल के लिए समझ लो, मैंगो ट्रीज हुआ, मैंगो ट्रीज,
या एप्पल ट्रीज? अब यहाँ पे मैंगो ट्रीज एंड एप्पल ट्रीज क्यों बोल रहा हूँ, और बाकी के जो ट्रीज है ना उसको क्यों नहीं बोल रहा हूँ? तो मैंगो ट्रीज या एप्पल ट्रीज कभी भी देखो, ये सिर्फ 1 साल के लिए प्रोड्यूस नहीं देता है हमें। हमने जाड़ लगा दिया, जाड़ वैसा ही रहेगा, बट उससे जो एप्पल्स है फिर उसके बाद मैंगोस है, ये जो है ना एवरी ईयर मिलते जाता है। दैट इज द प्रोड्यूस इज फॉर मोर देन अ पीरियड, राइट? बरोबर ना? समझ रहा क्या बोल रहा हूँ? जो एप्पल ट्रीज है या मैंगो ट्रीज है, उसमें क्या होता है? प्रोड्यूस इज फॉर मोर देन अ ईयर। मैंगो ट्रीज, एप्पल ट्रीज, हमने जाड़ लगा दिया, जाड़ इन द सेंस जाड़ बड़ा हो गया, एक बार वो जो मैंगोस है या एप्पल्स है वो देना चालू कर दिया, यानी क्या, उसका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देना चालू कर दिया। और यहाँ पे फर्स्ट ईयर में मिला, सेकंड ईयर में मिला, ऐसा कंटिन्यू रहेगा, दैट इज मोर देन वन पीरियड। बट यहाँ पे वीट का जो क्रॉप्स है, वीट का जो क्रॉप्स है वो एक ही साल है, राइट? 1 साल के लिए हमने लगाया उसको, फिर से हार्वेस्ट कर लिया, हार्वेस्ट इन द सेंस कट कर लिया, फिर वापस से नेक्स्ट ईयर में मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, फार्मिंग करना पड़ेगा, राइट? फिर से मुझे क्या है, वो लैंड के अंदर लगाना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर पूरा आ जाएगा, पूरा प्रोसेस है वो, राइट? बट यहाँ पे जो मैंगो ट्रीज है, एप्पल ट्रीज है, ये क्या है, बस एक बार हमने क्या है, लैंड में जो सीड है वो डाल दिया, फिर उसके बाद झाड़ बड़ा हो गया। तो फॉर मोर देन वन पीरियड, या 3-4 साल, 4-15 साल के लिए भी हो, ये जो है ना हमें क्या देता रहेगा, एप्पल्स और मैंगोज देते रहेंगे। तो प्रोड्यूस जो है ना, दैट इज शुड बी फॉर मोर देन 1 ईयर। नेक्स्ट थिंग, और एक चीज यहाँ पे क्या बताना भूल गया मैं, ये जो मैंगो ट्रीज है, ये एप्पल ट्रीज है, क्या करते हैं बता? मैंगो ट्रीज है, मैंगो निकाल के आ जाता है, राइट? और उसको नॉर्मली क्या करते हैं, उसके ऊपर प्रोसीजर, मतलब एडिशनल प्रोसीजर्स कुछ नहीं रखते। जनरली जनरली यहाँ पे जब भी मैंगो ट्रीज में कच्चा मैंगो रहता है, उसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं, वो ठीक है। बट अगर तुम देखो, मैंगो ट्रीज से जो मैंगोस मिलते हैं वही निकालते हैं और उसी को बेचते हैं, बरोबर? समझा क्या बोला? मैंगो ट्रीज से जो है ना, मैंगोस प्लग करेंगे, मैंगोज जो है वो प्लग करेंगे और उसको स्टोर करेंगे और उसकी को बेच देंगे, इसके ऊपर कुछ एडिशनल प्रोसीजर्स नहीं आते, राइट? तो यहाँ पे जो है ना, बेरर प्लांट के केस में क्या होता है कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है इज सोल्ड। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो आएगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन द सेंस, यानी क्या बोल रहे हो सर, ये जो ट्री है समझो, राइट? इसको तो हम बेरर प्लांट बोलते हैं, क्यों? क्योंकि 1 साल से ज्यादा मुझे क्या दे रहा है, अब मैंगोस हो, एप्पल्स हो, 1 साल से ज्यादा होना चाहिए। इसके ऊपर जो प्रोड्यूस आएगा, जैसे हम एप्पल्स है, ये एप्पल से समझो, ठीक है? ये एप्पल्स है, तो ये एप्पल्स को क्या बोलेंगे हम, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। और ये एप्पल्स के ऊपर इंडिया 41 अप्लीकेबल होगा, ये एप्पल्स के ऊपर इंडिया 41 अप्लीकेबल होगा। यहाँ पे डिटेल में लिख के देता हूँ, आ जाओ। ट्रीज कैसे ग्रीन में रहते हैं ना, हाँ। समझो ये ट्री है, कौन सा है, मैंगो। इससे मुझे क्या मिलेगा, मैंगो मिलेगा। नहीं, मैंगो थोड़ा डिफिकल्ट है ड्रॉ करना है, एप्पल ले लेते हैं। ये समझो एप्पल्स का है, और यहाँ से एप्पल मिलेगा मुझे, दिख रहा है एप्पल? ठीक है, एप्पल्स मिलेगा। और ये जो है ना मोर देन वन पीरियड के लिए मिलता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एप्पल ट्रीज, जो है ना बेरर प्लांट बोलते हैं, और ये इंडिया 16 में कवर होगा। ये जो एप्पल ट्रीज है ना, दीज आर बेरर प्लांट्स, बेरर प्लांट्स। और यहाँ पे इसको हम इंडिया 16 में कवर कर लिया। कैसा अकाउंटिंग करना है क्या है, बट इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। और इसके ऊपर क्या होगा, इंडिया 41 एप्लीकेबल होगा, इसके ऊपर इंडेक्स 41 एप्लीकेबल होगा। तो मैं यहाँ पे एक्सेप्शन में क्या बोला, सिर्फ देखो, बेरर प्लांट्स बोला है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बेरर प्लांट्स बोला है यहाँ पे। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम द बेरर प्लांट्स नहीं बोला है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम द बेरर प्लांट्स विल बी कवर्ड अंडर इंडिया 41। यहाँ पे दिस इज
आउट ऑफ स्कोप। ठीक है, समझा यहाँ तक क्या बोल रहा था? Yes. हम्म। चलो, अब यहाँ पे बेरर प्लांट्स क्या है समझा। अब बेरर प्लांट्स का और फर्दर डेफिनेशन भी है। तो सबसे पहले क्या कवर किया हमने? बेरर प्लांट्स मतलब एग्जांपल के लिए मैंगो एंड एप्पल ट्री से चालू किया हमने। प्रोड्यूस क्या करेगा? प्रोड्यूस तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही करेगा। यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग्री प्रोड्यूस। किसके लिए यूज होगा? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। देन इसका जो प्रोड्यूस रहेगा वो फॉर मोर देन वन पीरियड रहेगा, यानी 4 साल 5 साल लॉन्ग पीरियड के लिए होगा। थर्ड क्या था कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसी को एज इट इज बेच देगा, राइट? एक्सेप्ट फॉर द इंक्रीमेंटल, जो है ना, यहाँ पे एक और वर्ड बोला है आईसीएआई ने, एक्सेप्ट फॉर द इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल स्क्रैप। इंक्रीमेंटल स्क्रैप यानी क्या? समझो, जो है ना, ये जो मैंगोस है वो क्या हुआ, वो मैंने क्या कर दिया, जो रॉ है उसको बेच दिया। बट कब कभार क्या होता है, प्लांट से ही ऑलरेडी ऑलरेडी जो मैंगोस है ये बहुत ही पका हुआ आता है। पका हुआ इन द सेंस, अभी मैं इसको क्या कैसे बोलूँ, एट द लास्ट स्टेज ऑफ दी, क्या बोलते हैं, खराब होने में, राइट? अब वो जो है ना, वो मैंगोस को यूज करते हैं प्यूरी निकालने, फिर उसके बाद बहुत सारे जो प्यूरी का ये आता है ना, प्यूरी का जो कैंस आते हैं वो निकालने वो यूज करते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं इसको, ये तो खराब होने वाला है, राइट? उससे हम कन्वर्ट कर रहे हैं कुछ अलग चीजों में, राइट? तो फिर यहाँ पे सिंपली बोल रहा हूँ कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज इट इज सेल होता है, बट इन रेयर केसेस, इन रेयर केसेस जो है ना, इंक्रीमेंटल स्क्रैप जैसा सेल हो जाता है। देन यूज इन दी प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई करेगा, दैट इज नोन एज बेयरर प्लांट। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे इसको? बेयरर प्लांट बोलेंगे सर, राइट? बेयरर प्लांट का और एग्जांपल्स बताओ मैं, तो ग्रेप वाइन्स, फिर उसके बाद और है, अगर देखोगे यहाँ पे, रबर प्लांट्स, ये सारी चीजें जो है ना, कहाँ पे कवर होगा? बेरर प्लांट्स में। ग्रेप वाइन क्यों होगा सर? ग्रेप वाइन इन द सेंस यानी क्या, जो ग्रेप्स प्रोड्यूस करते हैं ना, अब ग्रेप्स प्रोड्यूस करते हैं बहुत लार्ज क्वांटिटी में, बरोबर? और ये जो है ना मोर देन वन पीरियड के लिए होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रेप्स एक बार प्रोड्यूस कर लिया तो एक ही बार होगा। इसका बहुत बड़ा ये बंच होता है, उससे हमारा वाइन भी बनता है। वाइन भी बनता है उसको फर्दर प्रोड्यूस करके, बरोबर? तो ये जो ग्रेप वाइन है, दिस इज बेरर प्लांट। और इससे जो मुझे ग्रेप्स निकल के आएगा ना, ग्रेप्स, this is covered, this is known as agriculture produce, this is known as agriculture produce। और ये इंडेस 41 में कवर होगा। बट ये ग्रेप वाइन जो है ना, दिस इज नॉट कवर्ड अंडर इंडेस 41। ग्रेप वाइन बेरल प्लांट की इंडेस 16 में कवर होगा, राइट? सिमिलर वे विद द रबर ट्रीज। समझा यहां तक? बोलो। Yes, sir. इसमें एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है? ईयरली जो क्रॉप्स होते हैं ना, जैसे मैंने वीट बोला, हाँ, बहुत सारे जो है ना ग्रेन्स के क्रॉप्स होते हैं। ईयरली क्रॉप जो है वो एक्सक्लूडेड फ्रॉम दी बेरर प्लांट्स डेफिनेशन, implicitly excluded from। चलो, एक और एक्सेप्शन क्या है, जो ट्रीज जो है ना, ट्रीज, बस इतना बात काफी है, इतना समझ लो तो तुम्हारा बेरर प्लांट्स का जो है ना पार्ट खत्म हो जाएगा। तो फिर से समझाता हूँ, सुनो। कहाँ पे थे हम? आउट ऑफ स्कोप यानी क्या? इंडेक्स 41 से बाहर,
यानी इंडेस 41 अप्लीकेबल नहीं होगा इस पर्टिकुलर चीज में। उसमें हमने तीन चीजें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लैंड, फिर उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स, राइट्स टू यूज, और उसके बाद सबसे पहले उसके बाद आ गए हम बेरर प्लांट में। बेरर प्लांट यानी क्या है, जो हम क्लासिफाई करना पड़ेगा सबसे पहले तो बेरर प्लांट क्या है क्या नहीं है, तो उसके लिए हमने डेफिनेशन पढ़ा। इसमें एग्जांपल ये था मैंगो ट्रीज, एप्पल ट्रीज, राइट। ये जो ट्रीज है, इनका जो नेचर है वो फॉर, और इनका जो नेचर ऐसा है कि एक बार तुम प्लांट कर दो, उससे जो है ना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकलते आएगा। जो ये प्लांट्स है, ये जिसको बेरर प्लांट्स बोलेंगे, और इंडिया 16 में जो है ना ये कवर होगा, राइट। और इंडिया 41 में कवर नहीं होगा। बट इनसे जो प्रोड्यूस मिलेगा, दैट इज मैंगोस, एप्पल्स जो है ना, ये वाला जो है ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बोला जाएगा, और इसको, और ये इंडिया 41 में कवर्ड है, इंडिया 41 में कवर्ड है, राइट। जो बेरर प्लांट्स है दैट आर आउट ऑफ स्कोप। अब इसका कंडीशंस क्या है कि बेरर प्लांट क्लासिफाई करने हैं, सबसे पहले प्रोड्यूस इज फॉर मोर देन वन पीरियड, राइट। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है एज इट इज सोल्ड करते हैं, और उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में यूज करते हैं। जब तीन कंडीशन ये सेटिस्फाई हो गया, सबसे में इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है कि 1 साल से ज्यादा होना चाहिए उसका प्रोड्यूस, तो उसके बेसिस में हम क्या करेंगे, बेरर प्लांट मानेंगे और उसको इंडिया 16 में अकाउंट फॉर करेंगे। बट उसका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो इंडिया 41 में कवर होगा। उसके साथ साथ में ईयरली जो क्रॉप्स है इसको एक्सक्लूड किया गया है फ्रॉम दी डेफिनेशन ऑफ बेरर प्लांट्स। इज दैट क्लियर? तो आ जाओ, मेरे हैंड रिटन नोट से एक बार गो थ्रू करवा देते हो अभी तक जो जो क्या। हम तो स्कोप देखने वाले थे, बायोलॉजिकल असेट्स है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, और गवर्नमेंट ग्रांट्स। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट क्यों लिखा, क्योंकि वो काटने के बाद वो इन्वेंट्री में चला जाएगा। जो मेरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसको काटने के बाद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इनिशियली रिकग्नाइज हो गया। हार्वेस्ट यानी क्या, डिटैचमेंट फ्रॉम द लैंड, उसको क्या मानेंगे, ईयर एंड में उसको इन्वेंट्री मानेंगे, उसके लिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट बोला। अब आउट ऑफ स्कोप क्या है, लैंड रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी। जो लैंड रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो कहाँ पे कवर होगा, इंडिया 16 एंड 40। बेरर प्लांट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है वो इंडिया 16 में कवर होगा। बट इसके जो प्रोड्यूस है, इसका जो प्रोड्यूस है उसके ऊपर क्या लगेगा, इंडिया 41 लगेगा। देखो, हाउएवर दिस स्टैंडर्ड अप्लाइज टू द प्रोड्यूस ऑन दोज बेरर प्लांट्स। जो भी आएगा उसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बोलते हैं, और इंडिया 41 कवर कर लेता है। गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलेटेड टू बेरर प्लांट्स, यानी बेरर प्लांट्स के रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट ग्रांट है वो इंडियस, सॉरी, इंडियस 20 में देखा था हमने। जो भी है ना यहाँ पे बेरर प्लांट्स के रिलेटेड जो गवर्नमेंट ग्रांट्स है वो इंडियस 20 में देखा। देन इंटेंजिबल एसोसिएट जो है ना, इंटेंजिबल जो भी असेट्स है वो इंडियस 38 में देखेंगे, और राइट टू यूज वाला तो देख लिया कि इंडियस 116 में देखेंगे, इंडियस 41 में नहीं देखेंगे। यहाँ पे एक नोट दिया है, ये इंपॉर्टेंट नोट है, देखो। दिस स्टैंडर्ड अप्लाइज टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस which is harvested product of the entity's biological asset only at the point of harvest. उसके बाद देर आफ्टर इंडेज टू अप्लाइज और एनी अदर स्टैंडर्ड अप्लाइज। अब इसका क्लियर विजन नहीं आया सर, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आ जाएगा। बट यहाँ पे समझो, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था कि कौन सा, जैसे समझो काव का, काव मेरा क्या था, बायोलॉजिकल एसेट। इससे मुझे क्या निकल के आया, मिल्क। मिल्क जो है ना, मिल्क हमने काव से निकाला, इसको क्या बोलते हैं, एट अ पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट बोलते हैं, इससे यहाँ पे निकालना, राइट। अब ये जो मिल्क है ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बोला जाएगा, और इसको रिकग्नाइज करा जाएगा। जो भी रिकग्निशन क्राइटेरिया हम देखेंगे, रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो भी एडिशनल एक्टिविटीज करेंगे, एडिशनल एक्टिविटीज, इसको प्रोसेस करना वगैरह सब कुछ, वो जो है ना आफ्टर प्रोसेसिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडेस टू कवर करेगा। एक और चीज, वन मोर थिंग। हम्म कहाँ पे था मैं, अच्छा, एक्सेप्शन, हमने एक्सेप्शन इन द सेंस आउट ऑफ स्कोप ऑफ इंडेस 41 हमने देख लिया है, राइट। और एक और भी चीज देख लिया था, एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट क्या होगा, इंडेक्स 41 होगा। उसके बाद जो है ना ईयर एंड में क्या लगेगा, इंडेक्स 2 लगेगा, ठीक है। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट एक दो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। चलो आ जाओ, एग्रीकल्चर एक्टिविटी यानी क्या है वो देखते हैं। एग्रीकल्चर एक्टिविटी यानी क्या है, refers to the management by the entity of the biological transformation and harvest of biological asset for the sale or for the conversion into agriculture produce or into additional biological asset। यानी क्या है, यहाँ पे सिंपली एग्जांपल देके समझता। काव है, राइट। काव को परचेस किया, काव को परचेस किया, काव को परचेस किया, समझो 3 साल था। काव जो है ना, काव का ईयर्स कितने थे, 3 साल हुए।
अभी तो पैदा हुआ है। अब क्या कर रहे हैं हम, उसको फूड दे रहे हैं, मतलब खाना वगैरह दे के हम क्या कर रहे हैं, उसका बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, बराबर। अब 1 साल बाद वो 4 साल का होगा, 2 साल बाद 5 साल का होगा। ऐसा क्या कर रहे हैं, बड़ा होने के बाद आफ्टर 10 ईयर्स या 12 ईयर्स या पता नहीं मुझे कितने साल में मिल्क देता है, उसके बाद क्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देना चालू करेगा, दैट इज मिल्क, राइट। तो फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अगर समझो वीट का क्रॉप्स है और वीट का क्रॉप्स लगा दिया, राइट। अब स्टार्टिंग इनिशियली क्या होगा, इनिशियली हमने लगा दिया, उसका केयर लेना पड़ता है, उसके ऊपर बहुत कुछ वो पेस्टिसाइड्स नहीं, कुछ फार्मिंग का कुछ डालना पड़ता है, या फिर उसको बहुत ज़्यादा केयर लेना पड़ता है बारिश के या टाइम पे, फिर उसके बाद बहुत सी चीज़ करना पड़ता है। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है 6 महीने के बाद या 121 डेज, नॉर्मली 121 डेज लेते हैं वीट जो है ना आने के लिए। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, फ्रॉम सीड टू दी वीट, मतलब एक्चुअल मेरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये क्या है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है। दिस आर नोन एज एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, रिफर्स टू दी मैनेजमेंट बाय द एंटिटी। कौन कर रहा है, एंटिटी कर रहा है। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रहा है, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड हार्वेस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट फॉर द सेल और फॉर द कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और इनटू एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट। ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था बायोलॉजिकल एसेट क्या होता है। देखो, लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स, ठीक है, लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स। अब लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स, काउस हेल्ड इन डेयरी फार्म्स, राइट, पोल्ट्री फार्म्स एक्सेट्रा, शिप्स, गोट्स, ये सारी चीजें क्या है, दिस आर लिविंग एनिमल्स। फिर उसके बाद वीट राइस वगैरह जो है, कॉटन प्लांट्स है, ये सारे क्या है, अपना प्लांट्स है, विच इज बायोलॉजिकल एसेट, राइट, लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। बियरल प्लांट जो है ना इंडिया 16 में कवर होगा, जो है एप्पल ट्रीज एंड मैंगो ट्रीज। अब देखेंगे आगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यानी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब तो वो तो देखा था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज हार्वेस्टेड प्रोडक्ट, हार्वेस्टेड प्रोडक्ट इन द सेंस यानी क्या, जैसे मैंने बताया कि वीट के क्रॉप्स है, वीट के क्रॉप्स को काट के और उसके बाद वीट निकालते, जो वो प्रोसेस होता है कि मार मार के जो है ना निकालते हैं वीट, वो क्या है, हार्वेस्टेड प्रोडक्ट है, राइट, ऑफ द एंटिटीज बायोलॉजिकल एसेट, बायोलॉजिकल एसेट का हार्वेस्टेड प्रोडक्ट है। अगर एक और एग्जांपल दूं तो काव है, काव से जो मिल्क निकलेगा, मिल्क क्या है, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। हार्वेस्टेड प्रोडक्ट इज डिटैच्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द बायोलॉजिकल एसेट। बायोलॉजिकल एसेट है, बायोलॉजिकल एसेट से हम क्या करते हैं, डिटैच्ड, उसको बोलते हैं हार्वेस्टेड प्रोडक्ट। ठीक है। तो जैसा एग्जांपल में ही दिया था कि काउ और मिल्क, वीट और क्रॉप्स, ये अपना स्टैंडर्ड एग्जांपल है। इफ एनी प्रोसेसिंग इज कैरिड आउट आफ्टर प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, आफ्टर हार्वेस्टिंग सॉरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, देन प्रोसेस्ड गुड शैल बी कवर्ड अंडर स्कोप ऑफ इंडिया टू। यानी क्या, अगर समझो जो भी मेरा हार्वेस्टेड प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसके ऊपर कोई भी दूसरा प्रोसेसिंग किया मैंने, प्रोसेसिंग किया और फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद वो एक अलग प्रोडक्ट निकल के आ गया, समझो मिल्क से मैंने प्रोसेस करके चीज बनाया, योगर्ट बनाया, तो फिर वो क्या है, इंडेक्स 2 में कवर होगा, इंडेक्स 41 में कवर नहीं होगा। इज दैट क्लियर? यस नो बताओ, 1 मिनट यहाँ पे ना, यहाँ पे ना बेरर प्लांट का तुम्हें डेफिनेशन पढ़ा देता हूँ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे नोट्स में से एक चीज कट कर लो, जहां जहां पे मेरा ये है, ये जो है ना, दिस कम्स अंडर बेरर प्लांट, ये जो है ये बेरर प्लांट है, शुगर केन। ठीक है, क्यों है वो बताता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ये कट कर लो, क्योंकि दिस वन इज बेरर प्लांट। तो आ जाओ बेरर प्लांट का डेफिनेशन पढ़ाता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय बेरर प्लांट। बेरर प्लांट मे बी डिफाइंड एज लिविंग प्लांट। क्या है बेरर प्लांट, मीन्स लिविंग प्लांट, राइट। तो इज यूज्ड इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। फर्स्ट वाला क्या है, यूज होना चाहिए किसमें, प्रोडक्शन में एंड सप्लाई में ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इज एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन वन पीरियड। ठीक है, एक या एक से ज्यादा जो है ना साल उसका जो प्रोड्यूस होना चाहिए, एंड हैज अ रिमोट लाइकलीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सेप्ट फॉर द इंसिडेंटल स्क्रैप सेल। क्या यानी क्या, कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही सोल्व करेगा, इसके ऊपर बिना फर्दर प्रोसेसिंग लगा हुआ है।
सिर्फ डायरेक्टली क्या करेगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सोल्व करेगा। यानी क्या, देखो फिर से, 3 स्टेप होना चाहिए। एक, 1 साल से ज्यादा होना चाहिए। देन प्रोडक्शन किसका होना चाहिए और सप्लाई करना चाहिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज एज इट इज सेल करेगा। अब ऑल ऑफ द अबव क्राइटेरिया नीड टू बी मेट फॉर प्लांट टू बी कंसिडर्ड एज बेटर प्लांट। अगर तीनों में से कोई भी एक भी क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा है तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम उसको बायोलॉजिकल एसेट मानेंगे, लिविंग प्लांट मानेंगे, यानी बायोलॉजिकल एसेट मानेंगे, और इंडिया 41 अप्लीकेबल होगा। बट बेरर प्लांट के ऊपर कौन सा इंडिया अप्लीकेबल होगा, ये इंडिया 16 अप्लीकेबल होगा। राइट। ऑल ऑफ द अबव क्राइटेरिया नीड टू बी मेट फॉर अ प्लांट टू बी कंसिडर्ड बेरर प्लांट। अब नीचे जो है ना डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है कि कौन सा प्लांट हम क्या मानेंगे, एग्रीकल्चर मानेंगे, और कौन सा एग्रीकल्चर मानेंगे, बायोलॉजिकल एसेट, और कौन सा बेरर प्लांट। तो आ जाओ, द डेफिनेशन कैप्चर सम प्लांट्स दैट वुड इंट्यूटिवली बी कंसिडर्ड टू बी एज अ बेरर, फॉर इंस्टेंस ग्रेप वाइन्स। यानी क्या, डेफिनेशन एक्सप्लिसिटली यानी कवर करता है ऐसे कोई प्लांट्स जो बेरर प्लांट माना जाएगा। एग्जाम्पल दिया है ग्रेप वाइन का। ग्रेप वाइन्स यानी क्या, मैंने बताया था, ग्रेप्स उगाने वाली जो सबसे लॉन्ग यार्ड होती है, जहाँ पे वाइन बनता है, जहाँ पे वाइन बनता है वहाँ पे क्या है, ग्रेप यार्ड, ग्रेप वाइन्स का बहुत बड़ा ये होता है। तो ये जो ग्रेप वाइन है ना, दिस इज कवर्ड अंडर इंडिया 16। क्यों, ये बेरर प्लांट है। क्यों, क्योंकि ये मोर देन 1 ईयर से प्रोड्यूस रहता है। ठीक है, मोर देन 1 ईयर प्रोड्यूस बेयर करता है। राइट। रिमोट लाइकली जो ग्रेप्स है, वाइन नहीं बनता होगा तो ग्रेप्स ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। ठीक है, वो प्रोडक्शन बाहर लगा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जो ग्रेप्स है वो अपने पास आता है ना, ग्रेप्स जो अपन खाते हैं, तो रिमोट लाइकली दैट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है ना, ये तो सेल कर रहा है। बट वाइन किससे बनेगा, वाइन किससे बनेगा, जो खराब हुआ ग्रेप्स है ना उससे बनता है नॉर्मली वाइन। राइट। और यहाँ पे ये क्या किसके लिए यूज हो रहा है, प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तीनों में तीनों कंडीशन जो है वो मीट कर रहा है, तो फिर इसको इंडिया 16 के हिसाब से पेयर प्लांट मानेंगे और इंडिया 16 में देखेंगे। बट यहाँ पे जो ग्रेप्स है, ये जो ग्रेप्स है वो मेरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, और ये इंडिया 41 में कवर होगा, इंडिया 41 में कवर होगा। चलो आगे देखते हैं। सम प्लांट्स में अपियर टू बी कंज्यूमेबल सच एज रूट सिस्टम ऑफ पेरिनियल नेचर। यानी क्या, कभी शुगर केन का ये देखा होगा, शुगर केन का कभी फार्म, जो शुगर केन जहाँ जहाँ पे उगता है वो देखा होगा। तो एवरी ईयर जो है ना, एवरी ईयर वहां पे शुगर केन ही उगता है, और कोई भी चीज नहीं उगता है। बरोबर ना, शुगर केन का देखा होगा, जो फार्म लैंड है शुगर शुगर केन का, जहाँ पे सिर्फ शुगर केन उगता है एवरी ईयर। क्यों, क्यों क्योंकि ये जो पेरिनियल नेचर, यानी क्या, वहां पे सिर्फ शुगर केन ही उग सकता है। बरोबर। तो यहाँ पे ड्यू टू पेरिनियल नेचर ऑफ देयर रूट सिस्टम दे आर एक्सपेक्टेड टू मीट द डेफिनेशन ऑफ बेरर प्लांट। सो ये जो शुगर केन है, जिस मतलब ईयर ऑन ईयर सेम ये उगाते हैं। समझो फॉर एग्जांपल देता हूँ वीट का, वीट में जो है ना दूसरा भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं नॉर्मली। बट यहाँ पे जो शुगर केन का ये है, शुगर केन का जो फार्मिंग लैंड है वहां पे शुगर केन ही उगता है। क्यों, क्योंकि रूट्स उसका ऑलरेडी वहां पे है। बस क्या करते हैं उसमें कुछ एडिशनल प्रोसीजर लगा के शुगर केन नेक्स्ट ईयर फिर से उगाएंगे। राइट, 1 साल उगाया, फिर उसके बाद कट किया, फिर दूसरे साल सेम उगाएंगे। तो ये जो है ना, इनको बोलते हैं पेरिनियल नेचर। तो ये जो है ये बेरल प्लांट्स के अंडर कवर होगा, और इंडिया 16 कवर करेगा। उसके लिए मैंने वहां पे कट करवाई, क्योंकि वहां पे मैंने कहीं से रेफर किया था, उसके लिए यहाँ पे जो है ना, कहाँ गया मेरा नोट्स, ये वाला जो दिस इज नॉट अ बायोलॉजिकल एसेट, दिस इज बेरल प्लांट। ठीक है, समझा। Yes, sir. अब आगे देखते हैं। जो एनुअल क्रॉप्स है एंड अदर प्लांट्स दैट आर हेल्ड सोली फॉर टू बी हार्वेस्टेड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्जाम्पल इसमें देखो, तो मेनी ट्रेडिशनल क्रॉप्स लाइक माइस, wheat, soya, as well as trees grown for the lumber are explicitly excluded। मतलब explicitly किसमें, अपना bearer definition से हटाया गया है। In addition, plants that have dual use, अलग dual use यानी क्या, मेरे यहाँ पे समझो रबर का ये, फॉर एग्जाम्पल रबर का ट्रीज है, प्लांट्स कल्टिवेटेड टू बेयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उससे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी आएगा। और वो जो ट्री है ना, ट्री खुद जो है ना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी निकालेगा। और ट्री का जो वुड है, वुड भी क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। तो वो जो है ना, इसको बोलते हैं डबल यूज। बट फॉर विच देर इज मोर देन रिमोट लाइकलीहुड दैट प्लांट itself will be harvested and sold as a agriculture produce beyond the incremental scrap sales are not the bearer plants।
फिर से सुनो, क्या है? इन एडिशन, प्लांट्स दैट हैव डुअल यूज, दो दो यूज है क्या? ट्रीज जो है ना, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अलग से देता है, और ट्री खुद जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। ठीक है, यानी क्या, उसको काटा जाएगा और यूज किया जाएगा एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो ये जो है ना, ये बेयर प्लांट नहीं माना जाएगा। देखो, प्लांट्स कल्टिवेटेड टू बियर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बट फॉर विच देर आर मोर देन रिमोट लाइकलीहुड that plant itself will be harvested and sold as agriculture produce beyond the incidental scrap heap are not the barrel plants. Barrel plant नहीं है ये, India's biological asset में आएगा. This may be the case when, for example, an entity holds rubber trees to sell both latex as agriculture produce and the trees as lumber. यानी क्या, यहाँ पे जो है ना, रबर ट्री से लैटिक्स निकल के आता है, और यहाँ पे जो ट्रीज है वो लंबर के लिए भी यूज करते हैं। तो ये तो ड्यूअल यूज हुआ, तो फिर ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आएगा, और ये इंडिया 41 के अंडर कवर होगा। देन जो लिविंग एनिमल्स है, जो लिविंग एनिमल्स है, लिविंग एनिमल्स आर नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ बेरर प्लांट। जो लिविंग एनिमल्स है दे आर कंसिडर्ड एज बायोलॉजिकल एसेट। समझो, एग्जांपल शिप है, काव है, आर नॉट द बेरर प्लांट, दे विल बी कवर्ड अंडर इंडिया 41 ओनली। हेंस, क्लियर हुआ बेरर प्लांट यानी क्या क्या है? देखो, सिंपली इतना डीप डीप में नहीं गया, क्वेश्चन में कभी नहीं पूछता है एग्जाम में, बट यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए ना बेरर प्लांट होता क्या है, उसके लिए ये पूरा डेफिनेशन पढ़ा है हमने। क्लियर? चलो एक बार रिवाइज करते हैं। Yes, sir. देखो, बेरर प्लांट यानी क्या? लिविंग, लिविंग प्लांट। अब सिंपली अगर बेरर प्लांट की बात करें, तो बेरर प्लांट किसके लिए यूज होगा? टू प्रोड्यूस दी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। बट बेरर प्लांट विल नॉट बी कवर्ड अंडर इंडेस 41, वो कहाँ पे कवर होगा? इंडेस 16 में। बट इसका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो इंडेस 41 में कवर होगा। नेक्स्ट थिंग, ये जो है ना, मोर देन 1 ईयर इसका प्रोड्यूस रहेगा, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ना वो मोर देन 1 ईयर के लिए रहेगा। 3-4 साल, 4 साल वगैरह सब कुछ। फिर उसके बाद यहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो रिमोट लाइक्लीहुड क्या है कि वो सेम टू सेम वो बेचा जाएगा मार्केट में। जैसे मैंगोस है, ट्री से निकला और बेच दिया मार्केट में। ठीक है, ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, तो उस केस में क्या मानेंगे? उस केस में हम मानेंगे दैट इज अ पेरर प्लांट। अब ये जो पेरर प्लांट है, इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस दिया है। क्या एक्सेप्शंस दिया है? यहाँ पे जो शुगर केन बैम्बू ट्रीज है, कौन सा है? शुगर केन। इनका पेरिलियन नेचर, यानी कि इनका रूट सिस्टम ऐसा है कि जहां पे वो उगते हैं वहीं पे उगेगा, सालों सालों भर वहीं पे जो है ना, एवरी ईयर वो उगते रहेगा। तो ये शुगर केन, बैम्बू ट्रीज, ये सारे चीजें जो है ना, ये ट्रीज विल बी कंसिडर्ड एज बेरर प्लांट। देन नेक्स्ट थिंग, एनुअल क्रॉप जो है ना, इसको एक्सक्लूड किया गया है। एनुअल क्रॉप्स को एक्सक्लूड किया गया है, और डुअल यूसेज जो भी है, डुअल यूसेज ट्रीज जो भी है उसको भी एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, और उसके बाद जो भी एनिमल्स है, एनिमल्स आर नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ बेरर प्लांट्स। इज दैट क्लियर? एनिमल्स आर नॉट कवर्ड अंडर बेरर प्लांट्स। तो ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ यहाँ पे मैंने लिखा दिया था। यहाँ पे एक चीज बचा है। फ्रॉम द स्कोप ऑफ बेरर प्लांट्स। डन। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है, जिसमें हम सबसे बेसिक चीजें पढ़े कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर में क्या आता है। अब आगे देखते हैं रिकग्निशन क्राइटेरिया। ठीक है, रिकग्निशन। अब रिकग्निशन कब करेंगे? रिकग्नाइज इन द सेंस, हमारे बुक्स में इसको रिकग्नाइज कब करेंगे? सबसे पहले अनडिस्प्यूटेड होना चाहिए। अनडिस्प्यूटेड ओनरशिप, राइट। अनडिस्प्यूटेड ओनरशिप यानी क्या? जो भी मेरा क्रॉप्स है, जो भी मेरा क्रॉप्स है या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए उस पर्टिकुलर क्रॉप्स है या फिर जो भी मेरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, बायोलॉजिकल एसेट है, उसके ऊपर क्या होना चाहिए? कंप्लीट ओनरशिप होना चाहिए। नेक्स्ट, इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो।
इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी, यानी क्या, उस पर्टिकुलर बायोलॉजिकल एसेट से, उस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से, ये क्या है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स किसको, एंटिटी को फ्लो होगा। राइट। तो दो चीजें क्या है, एक तो अनडिस्प्यूटेड ओनरशिप, वेर इन हमारा उन जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है या फिर जो भी ये बायोलॉजिकल एसेट है, इसके ऊपर क्या होना चाहिए, कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, मेरा यहाँ पे इकोनॉमिक बेनिफिट जो भी है वो मुझे फ्लो होना चाहिए। इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो फ्लो फ्लो होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ना, फेयर वैल्यू प्लस कॉस्ट टू सेल, ये अवेलेबल होना चाहिए। जब ये अवेलेबल होगा, अवेलेबल यानी शुड बी रिलायबली मेजर्ड। ठीक है। क्या है रिकग्निशन क्राइटेरिया, तीन चीजें हैं नॉर्मली। एक अनडिस्प्यूटेड ओनरशिप होना चाहिए, यानी क्या, कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए मेरा बायोलॉजिकल एसेट और मेरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर। देन इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्लो होना चाहिए एंटिटी को, और जो भी एग्रीकल्चर, अब जो भी बायोलॉजिकल एसेट्स है और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल रिलायबली मेजर होना चाहिए। रिलायबली मेजर इन द सेंस यानी क्या, जो भी मेरा बायोलॉजिकल एसेट्स है एंड जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, दैट आर नॉर्मली मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अभी आगे जो है ना, आगे हम मेजरमेंट की कंसेप्ट में पढ़ेंगे, ये कितना इंपॉर्टेंट है। जो भी बायोलॉजिकल एसेट है, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो किस पे मेजर होगा, वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के वैल्यू में मेजर होगा, कॉस्ट पे नहीं होगा। समझो मैंने काव परचेज किया 1 लाख का, तो हम नॉर्मली नॉर्मली अदर इंडियाज में क्या करते हैं, हमने 1 लाख पे किया, तो मुझे क्या काव आ गया, तो फिर क्या करेंगे, काव असेट आ गया, क्या काव अकाउंट टू बैंक 1 लाख 1 लाख करेंगे। बट यहाँ पे वैसा नहीं होगा। जो काव है ना, काव का फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स कंप्यूट करेंगे, ये कंप्यूट करेंगे, और उसके बाद जो भी काव आएगा, तो काव अकाउंट डेबिट, इसका अकाउंटिंग देखते हैं, जस्ट तुम्हें ग्लिम्स दे रहा हूँ, टू बैंक अकाउंट। अब इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस आएगा ना, क्योंकि ये तो फेयर वैल्यू है और ये तो मेरा एक्चुअल आउटफ्लो है। इन दोनों का डिफरेंस या तो गेन होगा या तो लॉस होगा। ऐसा करते हैं, तो उसके लिए हमें रिकग्निशन के लिए फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तक समझ में आया है क्या, बताओ। यस सर। पक्का। चलो एक बार गो थ्रू करवा लेता हूँ। हाँ। बहुत सारे अलग अलग चीजें पढ़े ना अभी, तो उसके लिए तो सबसे पहले फर्स्ट इंडेक्स ऐसा है जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के रिलेटेड बता रहा है। अब एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज इन द सेंस, हम यहाँ पे नॉर्मली दो चीजें, एक बायोलॉजिकल असेट एंड दूसरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये देखने वाले हैं। अकाउंटिंग इसका बहुत इजी है, बहुत इजी बोले तो बहुत इजी। मतलब ये जो इंडेक्स है नॉर्मली कितना, 4 to 5 मार्क्स का आता है। अब 4 to 5 मार्क्स इन द सेंस, या तो क्वेश्चन दे देगा 4 मार्क का, या 5 मार्क का, या फिर एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है। और इसका अकाउंटिंग इज वेरी सिंपल, जो भी इंडेक्स है, बस यहाँ पे बेसिक वाला पार्ट है वो समझना चाहिए। ठीक है। तो एग्रीकल्चर है, राइट। एग्रीकल्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल एसेट बैलेंस शीट में कब दिखाएंगे, कौन सा वैल्यू में दिखाएंगे, रिपोर्टिंग डेट में कौन से वैल्यू में हम बैलेंस शीट में मेरा बायोलॉजिकल एसेट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दिखाएंगे, और उसका की डिस्क्लोजर्स क्या है। स्कोप में देखा था हमने कि बायोलॉजिकल एसेट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और गवर्नमेंट ग्रांट्स, ये तीन चीजें के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर मैंने स्टार्ट किया था बायोलॉजिकल एसेट क्या होता है, ये लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स को बोलते हैं हम बायोलॉजिकल एसेट। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल एसेट्स का डेफिनेशन क्या होगा सर, लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, बट बियरर प्लांट्स को छोड़ के जो भी होगा वो बायोलॉजिकल एसेट्स होगा। देन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होगा, एक बायोलॉजिकल का जो भी उसका आउटपुट होगा, दैट इज नथिंग बट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल एसेट काव है, उससे जो भी मिल्क आएगा दैट विल बी कंसिडर्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। देन कम्स गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स डिटेल डिस्कस करेंगे हम। बट यहाँ पे सिंपल एक चीज है कि बायोलॉजिकल एसेट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रिलेटेड जो भी ग्रांट है ना, जो भी रिलेटेड ग्रांट है, वो इंड एस 41 में कवर होगा। बाकी जो ग्रांट्स है, समझो लैंड विच इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ माई इंड एस 41, ये सब के रिलेटेड जो भी ग्रांट रहेगा वो इंड एस 20 में पढ़ लेंगे हम। डन। देन आउट ऑफ स्कोप क्या टॉपिक में आएंगे, यानी क्या इंड एस 41 में जो जो कवर नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए लैंड में, लैंड यानी क्या, ये जो लैंड है ना, लैंड दैट विल बी कवर्ड अंडर इंड एस 16 या इंड एस 40 समझ लो। ठीक है। और
और यहाँ पे जो बायोलॉजिकल एसेट है वो तो इंडेक्स 41 के हिसाब से होगा, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी इंडेक्स 41 के हिसाब से होगा। बस लैंड जो है, लैंड इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ इंडेक्स 41। देन जो भी इंटेंजिबल्स है, इंटेंजिबल्स जो भी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है, राइट, इंटेंजिबल रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो भी है वो इंडेक्स 38 में देखेंगे, यहाँ पे नहीं देखेंगे। देन कम्स द राइट टू यूज। राइट टू यूज जो है, राइट टू यूज हम कवर करेंगे इंडेक्स 116 में, यहाँ पे नहीं देखेंगे। यानी क्या, ये जो लैंड है समझो, ये लैंड है खुद का होगा तो 116 या 40 में देखेंगे। अगर खुद का नहीं है, ये लीज में लिया है, इनकेस लीज में लिया है तो 116 में देखेंगे, कहाँ पे हम आर राइट टू यूज असेट रिकग्नाइज करके रखते हैं। ठीक है। ये सारे जो है ना, तीन तो बेसिक वाला है। वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेरर प्लांट्स। फिर बेरर प्लांट का डेफिनेशन के थ्रू चल रहे थे हम। तो बेरर प्लांट्स आर नॉर्मली कवर्ड अंडर इंडिया 16, राइट। इसका एग्जांपल मैंगो ट्रीज, एप्पल ट्रीज दिया था। अब इसके लिए तीन कंडीशन हमने देख लिया कि क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या सप्लाई करना होना चाहिए। सेकंड, मोर देन 1 ईयर के लिए होना चाहिए इसका प्रोड्यूस। एंड थर्ड, रिमोट लाइक्लीहुड कि क्या है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बेचना चाहिए, राइट। फिर उसके बाद जो बेरर प्लांट है, प्लांट जो है ना, वो बेरर प्लांट इंडिया 16 में कवर करेंगे हम। बट उससे जो प्रोड्यूस आएगा, जो प्रोड्यूस आएगा वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मानेंगे और इंडिया 41 में कवर करेंगे उसको, राइट। और दो हमने एक्सेप्शन देखा था कि ईयरली क्रॉप्स आर आउट ऑफ स्कोप, जो बायोलॉजिकल एसेट माना जाएगा। और ड्यूअल यूज जो भी है, दैट आर ऑल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बेरर प्लांट का ये, तो फिर वो भी क्या करेंगे, हम बायोलॉजिकल एसेट मानेंगे और इंडिया 41 में कवर होगा। देन देखा था रिकग्निशन ऑफ एग्रीकल्चर, कब कब करेंगे, रिकग्नाइज कब करेंगे। एक, सबसे पहले कंट्रोल होना चाहिए मेरा जो भी एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है या बायोलॉजिकल एसेट है, उसके ऊपर क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। फिर उसके बाद उससे जो है ना इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलना चाहिए। और थर्ड, उसका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये मेजरेबल यानी क्या है, इजीली रिलायबली मेजर्ड होना चाहिए, तब जाके हम इसको रिकग्नाइज करेंगे। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? सिंपल है? यस सर। कुछ डिफिकल्ट लग रहा है क्या इसमें? एक मिनट, क्वेश्चन बैंक नो। ओपन करने दो। बहुत ईजी है, चालू करते ही खत्म हो जाएगा स्टैंडर्ड। मेरे हिसाब से 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाना चाहिए स्टैंडर्ड। बिजनेस कॉम्बिनेशन क्यों ओपन हुआ? चलो यहीं पे देखते हैं। इंडेक्स 41 कहाँ पे दिख रहा है? हाँ, 137। ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर, एग्रीकल्चर, इसका सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, देखो रीड करो, 1 मिनट में रीड होना चाहिए। एबीसी लिमिटेड ग्रोस वाइन्स
हार्वेस्ट द ग्रेप्स एंड प्रोड्यूस वाइन्स, विच ऑफ दिस एक्टिविटीज आर विद इन द स्कोप ऑफ इंडियाज 41? बताओ इसमें से कौन सा है जो विद इन द स्कोप ऑफ इंडियाज 41 है? Second, हम्म। harvest the grapes. वेरी गुड। ये जो है, दिस इज विद इन द स्कोप ऑफ इंडियाज 41, बरोबर। बाकी का तो ठीक है, बाकी का जो है, दिस विल बी कंसिडर्ड एज बेरर प्लांट और कवर होगा इन इंडियाज 16। प्रोड्यूसेस वाइन्स, ये जो है इंडियाज 2 में कवर होगा। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। द ग्रेप्स आर bearer plants that continually generate grape vines are crops of grapes which are covered under India 16 property plant and equipment, right? When the entity harvests the grapes, their biological transformation ceases and they become agriculture produce covered by India's 41 agriculture. Wine involves a lengthy maturation period. This process is similar to conversion of raw materials to a finished product rather than biological transformation, hence treated as an inventory in accordance with India's 2. Right? समझा? हेलो। Hello. समझा? हाँ सर। हम्म, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अकाउंटिंग ऑफ द बायोलॉजिकल एसेट। इनिशियल रिकग्निशन कैसे करेंगे वो देखेंगे हम। अलोंग विद दैट हम देखेंगे सब्सिक्वेंटली रिकग्निशन कैसे करेंगे एट द बैलेंस शीट डेट। तो आ जाओ। अकाउंटिंग ऑफ इनिशियल मेजरमेंट कैसे करेंगे। ठीक है। तो स्टैंडर्ड सिंपली ये बोल रहा है, फर्स्ट थिंग दैट ऑल द एग्रीकल्चर या फिर फॉर दैट मैटर बायोलॉजिकल असेट विल बी recognized इनिशियली। कैसे रिकग्नाइज करेंगे? एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ठीक है, कैसे रिकग्नाइज करेंगे? ऑल द बायोलॉजिकल असेट जो भी है, किसके वैल्यू में क्या रिकग्नाइज करेंगे? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या है सर? तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज नथिंग बट जो मेरा सेलिंग प्राइस है, जो भी मेरा सेलिंग प्राइस है या समझो फेयर वैल्यू है मार्केट में या फेयर वैल्यू है, इसमें से लेस कर दो जो कॉस्ट टू सेल है। कॉस्ट टू सेल क्या हो सकता है? कॉस्ट टू सेल्स समझो ब्रोकरेज फी, ऑक्शन फीस, ये सारा क्या है? कॉस्ट टू सेल है। ये लेस कर दो तो जो भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू में हम बायोलॉजिकल एसेट रिकग्नाइज करेंगे। अब यहाँ पे नॉर्मली दो पॉइंट ऑफ व्यू देखना है मुझे। सबसे पहला बायर का पॉइंट ऑफ व्यू और सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू। यानी सर नहीं समझा। बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम तो रिकग्नाइज, बायर यानी क्या? जो असेट परचेस करेगा। अब असेट परचेस करेगा तो फिर यहाँ पे रिकग्नाइज तो मुझे क्या करना है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। बट इसमें जो है ना, ये दो चीजें कंप्यूट करेगा। पहला,
फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, एंड दूसरा कैश आउटफ्लो। सेलर का पीओवी देखते हैं हम, बायर का दो पॉइंट ऑफ व्यू देखना पड़ेगा, एक फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और कैश आउटफ्लो, ये दो चीजें देखना पड़ेगा। समझो एग्जांपल देता हूँ, परचेस्ड काउ फॉर रुपीज 1 लाख, ठीक है, 1 लाख, एंड जो भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है इनकर्ड बाई सेलर @2%। ठीक है, क्या हो रहा है सिंपली, काउ को परचेस कर रहा है फॉर रुपीज 1 लाख, और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर कौन कर रहा है, सेलर कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, तो मुझे सबसे पहले कंप्यूट करना पड़ेगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, लेस कॉस्ट टू सेल, राइट। अब फेयर वैल्यू कैसे कंप्यूट करेगा, 1 लाख रुपए का क्या लिया, 1 लाख रुपए का काउ परचेस किया, यानी इसका सेलिंग प्राइस होगा या उसका फेयर वैल्यू रहेगा, तब जाके परचेस करेगा। माइनस कर दूंगा 2% ऑफ रुपीज 1 लाख। 2% ऑफ रुपीज 1 लाख कितना होगा बताओ, 2,000। दिस कम्स आउट टू बी रुपीज 98,000, बरोबर। ये मेरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होगा। सेकेंड, मेरा कैश आउटफ्लो क्या है वो देखना पड़ेगा। कैश आउटफ्लो क्या है बताओ, क्या है कैश आउटफ्लो, रुपीज 1 लाख है, किसके लिए, बायर के लिए। ये जो सेलिंग ट्रांजेक्शन कॉस्ट है ना, वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट बायर इनकर नहीं कर रहा है, बरोबर, बायर इनकर नहीं कर रहा है, ये इनकर कर रहा है सेलर। तो सेलर का जो जो भी है वो हमें कंसिडर नहीं करना है, वो हम सिर्फ फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल कंप्यूट करने हमने कंसिडर किया, राइट। बट यहाँ पे कैश फ्लो मेरा जो बायर है, बायर का सिर्फ 1 लाख जा रहा है ना, तो 1 लाख ही हम कैश फ्लो कंसिडर करेंगे। और इसको रिकग्नाइज कैसा करेंगे, इसको रिकग्नाइज कैसे करेंगे, जो भी असेट है बायोलॉजिकल असेट वो तो आएगा बिजनेस में, तो बायोलॉजिकल असेट अकाउंट डेबिट कितना, फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल में हम रिकग्नाइज करेंगे, विच इज 98,000, बरोबर, विच इज 98,000 टू बैंक। बैंक से कितना गया मेरा, बैंक से 1 लाख गया मेरा, बैंक से तो 1 लाख गया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या करेंगे, हम रिकग्नाइज करेंगे एज अ गेन या लॉस ऑन दी परचेज ऑफ परचेज ऑफ बायोलॉजिकल एसेट, लॉस ऑन सेल, सॉरी, लॉस ऑन परचेज ऑफ बायोलॉजिकल एसेट विच इज नथिंग बट 2,000। इसको हम ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल में, समझा। इनिशियली कैसा रिकग्नाइज करेंगे हम, इनिशियल रिकग्निशन कैसा होगा, चलो एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं, कंटिन्यूइंग विद अबव एग्जांपल। ठीक है, 2% ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज इनकर्ड बाय बायर। देखो ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो लगना ही है, दैट इज कॉस्ट टू सेल। तो सेम मेरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये तो क्या रहेगा, सेम रहेगा 98,000, बरोबर। क्यों सर, 1 लाख का मेरा काव है, 2% जो है ना मेरा ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, वो लेस हो जाएगा तो 98,000 आएगा। बट बायर का जो कैश आउटफ्लो वो कितना है, वो तो रुपीज 1 लाख प्लस 2% ऑफ दिस, ये जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो भी देगा ना, बरोबर। तो इसके लिए कैश फ्लो कितना हुआ, ये हो गया रुपीज 1 लाख 2, राइट। तो यहाँ पे रिकग्नाइज कैसे करेंगे, बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट डेबिट 1,02,000, सॉरी बायोलॉजिकल एसेट तो फेयर वैल्यू में होगा ना, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स 98,000 टू बैंक, बैंक से कितना जा रहा है मेरा, 1 लाख 2, तो जो भी डिफरेंस आएगा, लॉस ऑन परचेज ऑफ
बायोलॉजिकल असेट 4,000 रिकग्नाइज करेंगे एंड दिस विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल। इज दैट क्लियर? इनिशियल मेजरमेंट समझा है क्या? यस। पक्का? एक बार बता देता हाँ हूँ, फिर से सुन लो। नॉर्मली बायोलॉजिकल एसेट इनिशियली मेजरमेंट कैसे करेंगे हम? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में करेंगे। ठीक है। अब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में जब भी करेंगे, तो फेयर वैल्यू सबसे पहले फेयर वैल्यू कैसे कंप्यूट करेंगे? सेलिंग प्राइस जो भी है फेयर वैल्यू है, माइनस कर देंगे उसमें से कॉस्ट टू सेल जो भी है, ब्रोकरेज, ऑक्शन फीस, ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो भी है। अब यहाँ पे जब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मिल जाएगा, तो उसमें मैं बताया कि बायर का पॉइंट ऑफ व्यू दो तरह से देखना है रिकग्निशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और कैश आउटफ्लो। क्यों यहाँ पे? क्योंकि बायोलॉजिकल असेट विल बी रिकग्नाइज्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। राइट, उसी के रिलेटेड एक एग्जांपल दिया था जिसमें हमने काउ परचेस किया था 1 लाख का और ट्रांजेक्शन कॉस्ट है 2, बट सेलर इनकर कर रहा है। राइट। तो फिर यहाँ पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना हुआ? 98,000। बट कैश आउटफ्लो मेरा 1 लाख ही हो रहा। कौन? बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश आउटफ्लो 1 लाख ही हो रहा है ना। तो हम बायोलॉजिकल एसेट परचेस कर लेंगे 98,000 का, जो रिकग्नाइज कर लेंगे, और 1 लाख का मेरा कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो डिफरेंस मेरा क्या माना जाएगा? लॉस ऑन परचेस ऑफ बायोलॉजिकल एसेट करके हम रिकग्नाइज कर लेंगे। राइट। बट दूसरा चीज, जब ट्रांजेक्शन कॉस्ट बायर इन करेगा, तो फिर यहाँ पे कैश आउटफ्लो वो कंप्यूट करना पड़ेगा। कैश आउटफ्लो कंप्यूट कर लिया, तो इन दोनों का डिफरेंस मेरा क्या आ गया? लॉस ऑन परचेज ऑफ बायोलॉजिकल एसेट। ठीक है। तो दोनों चीजें कंप्यूट करना पड़ेगा मुझे। क्वेश्चन में क्या इजीली आइडेंटिफाइबल हो सकता है, बट कंफ्यूजन अवॉइड करने हम नॉर्मली कंप्यूट कर लेते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और कैश आउटफ्लो कितना है। इज दैट क्लियर? ब्रो। चलो जी, यस सर। आज के लिए इतना काफी करते हैं। कल इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड हैव अ वेरी नाइस डे।